नमस्कार दोस्तों, आपने कई सारी क्रांतियों के बारे में सुना होगा। आज हम जिस क्रांति की बात कर रहे हैं ये क्रांति है छात्र क्रांति। अभी हाल फिलहाल ही रेलवे का विरोध सबके सामने है। छात्रों ने प्रोटेस्ट किए, कुछ पटरियां उखाड़ी, ट्रेनें जला दी। ये पहली बार नहीं हुआ देश में, इससे पहले भी ऐसा कर चुके हैं। आज हम जानेंगे इसके प्रमुख कारण क्या हैं। आखिर ये छात्र समय समय पर क्यों उग्र होते हैं? कहीं इनके पीछे किसी दूसरे औपचारिक तथ्य का कोई कारण तो नहीं या कोई हाथ तो नहीं। छात्रों के उग्र होने का एक प्रबल कारण माना जाता है जो है बेरोजगारी। अगर शाब्दिक अर्थों में समझा जाए तो बेरोजगारी का अर्थ है किसी इंसान को उसके श्रम के अनुसार या लायक होते हुए भी काम ना मिल पाना। हर ऐसा वर्ग जो परिश्रम तो करना चाहता हो परंतु परिश्रम करने के लिए उसे कार्य ही ना मिले, उसे अवसर ही ना मिले, तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। ये बेरोजगारी कहीं ना कहीं युवा वर्ग को बहुत पीछे खदेड़ रही है और इसी पीछे जाते युवा वर्ग की वजह से भारत एक विकासशील देश के रूप में अपनी पहचान कहीं ना कहीं खोता जा रहा है या पहचान बनाने में कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है। कुछ नए प्रोग्राम्स जिनमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सारे प्रोग्राम्स जो आगे आ रहे हैं ये भी युवाओं को रोजगार के अवसर देने में असमर्थ हुए और इनसे युवाओं को कुछ प्रतिशत भी फायदा नहीं मिल पाया। आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे इन बेरोजगारी के कारणों की। आपने कई जगह कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि जनसंख्या इसका एक बहुत बड़ा कारण है या इसके पीछे कोई सरकारी षड्यंत्र भी हो सकता है। परंतु इस देश का युवा वर्ग ये बात समझने में असमर्थ रहा कि आखिर क्यों ये बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। माना कि जनसंख्या बढ़ रही है, परंतु जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जो सेक्टर्स एक विकासशील देश में होने चाहिए वो सेक्टर्स भी बढ़ रहे हैं। भारत कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उत्पादक क्षमता को बढ़ा रहा है। इस बढ़ती हुई उत्पादन क्षमता के साथ भी रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे। इसका प्रमुख कारण है वो सरकारी एजेंसियां जो कि किसी भी पद की रिक्तियों को भरने के लिए वैकेंसी निकालती है या रिक्तियां निकालती है। 3 नाम जो छात्र वर्ग में बड़े पॉपुलर हैं, इन तीनों नामों में से एक आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी के अलावा एसएससी और एसएससी के बाद आईबीपीएस जो बैंक की नौकरियां देने का काम करता है। ये 3 बड़े सेक्टर जो युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का काम करता है। ये तीनों ही वर्ग कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में भ्रष्टाचार को अपनाने में निसंकोच कामयाब रहे और इस बढ़ते भ्रष्टाचार की वजह से रोजगार के जो अवसर ये बनाते रहे वो निरंतर कम होते रहे। अगर 2014 से 19 तक की बात की जाए तो हम ये देखेंगे कि अगर कोई सेक्टर 25,000 भर्तियां निकालता था तो 2019 आते आते ये रिक्तियां 8,000 या 9,000 के करीब ही बची। आधी से भी ज़्यादा रिक्तियां रहने का कारण ये था कि ये भर्ती बोर्ड वैकेंसीज तो समय समय पे निकाल रहे थे, बच्चों से इन्होंने फॉर्म की फीस भी ली। हर बार जिस बच्चे ने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के साथ उसे रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन फीस देनी पड़ी। इस एप्लीकेशन फीस से भर्ती बोर्ड को कई करोड़ रुपए का फायदा हुआ, उन्होंने बहुत पैसे कमाए। परंतु जो रिक्तियां निकाली गई थी उन रिक्तियों के लिए ना तो समय पर रिजल्ट पारित हो सका, अगर रिजल्ट पारित भी हुआ तो किसी ना किसी तरीके से इन बच्चों को रोक दिया गया या इन बच्चों के लिए जो रिक्तियां निकाली गई थी उनको भरा नहीं गया। जैसे एसएससी की एक प्रचलित व्यवस्था जिसे नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, 3 शिफ्ट में होने वाले 3 तरीके के पेपर, अगर किसी एक शिफ्ट में बच्चों के ज़्यादा नंबर आए तो ये मान लिया जाता है कि इस एग्ज़ाम पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए थे वो बहुत ही सरल थे। क्वेश्चन सरल होने की वजह से उन बच्चों को पद नहीं दिए गए या नौकरियां नहीं दी गई। नंबर्स का एडजस्टमेंट किया गया और नंबर्स का एडजस्टमेंट करने के चलते कुछ ऐसे वर्ग जिन्हें कम नंबर मिले थे उन्हें वो नौकरी दे दी गई और कुछ ऐसे वर्ग
जिनके बहुत ज़्यादा नंबर आए, कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनके 200 में से 180, 190 या 195 नंबर भी आए, परंतु नॉर्मलाइजेशन के तहत उन बच्चों को रोक दिया गया या हटा दिया गया। ये एक बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से ये रिक्तियां बढ़ती गई। दूसरा बड़ा कारण ये था कि भले ही रिक्तियां समय पे निकाली गई, उनके लिए फॉर्म भरवाए गए, परंतु एग्जाम्स डिले हुए। जैसे अभी ताज़ा मुद्दे की अगर बात करें तो 2019 फरवरी में निकली एक भर्ती आज 2022 तक किसी भी हद तक छात्रों को संतुष्ट नहीं कर पाई। ना समय पे परीक्षाएं हुई, ना समय पे रिजल्ट आए, और आगे भी आशा ये है कि 2024-25 तक ये 35,000 पद समय पे भर दिए जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 2014 से लेके 2019 तक में ऐसे कई फॉर्म निकले, ऐसी कई वैकेंसीज निकाली गई, छात्रों ने फॉर्म भी भरे, एप्लीकेशन फीस भी दी, लेकिन जिन बच्चों ने 2014 से 2019 तक अप्लाई किया, इस बीच के गैप में उन्हें रोजगार नहीं मिला। तो 2014 से लेके 2019 तक समय निकलता गया और किसी एक परीक्षा का रिजल्ट ना आने या किसी एक परीक्षा में कामयाब ना होने वाले हर छात्र ने दूसरी परीक्षा के लिए भी आवेदन किया। इस तरीके से हर एक कंपटीशन एग्जाम में आवेदन बढ़ते गए और बढ़ते आवेदन के साथ रिजल्ट्स के पैटर्न या एग्जाम्स के पैटर्न बदलते गए या टूटते गए। कुछ बच्चे जो निरंतर परिश्रम कर रहे थे किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए, घर में होने वाले फंक्शंस, अपने सगे भाई या बहनों की शादियां उन्होंने छोड़ी केवल इसलिए कि हो सकता है इस कंपटीशन एग्जाम में उनका नंबर आ जाए। कोई एक इंसान जो राजस्थान के किसी गांव में रहता हो और किसी एग्जाम के लिए हो सकता है उसका सेंटर आया हो दिल्ली, एसएससी के एग्जाम के लिए बच्चे ने बहुत तैयारी की, बहुत मेहनत की, दिल्ली पहुंचा, एग्जाम भी दिया, बहुत खुश था, उसे लग रहा था कि इस बार उसका नंबर या उसका सिलेक्शन फाइनल है। दिल्ली से यात्रा शुरू करते हुए वो अपने गांव पहुंचा और जब अगले दिन सुबह का अखबार पढ़ा तो उसे ये खबर मिली कि जिस एजेंसी के लिए या जिस भर्ती के लिए वो परीक्षा देने वहां गया था, किसी ठेकेदार ने या किसी नेता ने वो पेपर पहले ही लीक करा दिए। सोचिए उस इंसान पे क्या बीतेगी जो इतनी दूर का सफर तय करके इतनी उम्मीदों के साथ एक छोटे किसान का कोई बेटा जो उस किसान की कमाई को लेके वहां पेपर देने गया, और जब वो आया तो उसे ये खबर मिली कि उस वजह से वो पेपर निरस्त कर दिए गए या रद्द कर दिए गए। हाई कोर्ट की भी एक अहम भूमिका है। कुछ गिने चुने एविडेंस को देखते हुए हाई कोर्ट बहुत जल्दी किसी निर्णय पे पहुंचती है, या तो किसी पेपर पे रीट लगा दी जाती है या फिर किसी रिजल्ट को रोक दिया जाता है। इस रुके हुए रिजल्ट से कई बेरोजगारों की उम्मीदें भी रुक जाती हैं। कईयों को किसान के काम में वापस जाना पड़ता है, कईयों को गांव में मजदूरी का काम करना पड़ता है, या किसी को किसी सेठ साहूकार के नीचे काम करना पड़ता है। परंतु ये परीक्षाएं कराने वाली एजेंसियां इस बात से अनभिज्ञ है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इन्हें इस बात की खबर नहीं है, इन्हें इस बात की बहुत अच्छे से खबर है। इनके पास इतने सोर्स हैं जिनसे ये पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में युवा वर्ग के साथ क्या हो रहा है, परंतु उन्हें इस बात से मतलब नहीं, उन्हें रोजगार देने से भी मतलब नहीं। उनका मतलब केवल इतना है कि वो निरंतर साल दर साल इसी तरह वैकेंसीज निकालते रहें और वैकेंसीज के नाम पे जो एप्लीकेशन फॉर्म या जो रजिस्ट्रेशन फीस उनको मिल रही है उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को वो कलेक्ट करें और अपना मुनाफा बनाते रहें, जिससे सरकार को भी फायदा मिलेगा और कहीं ना कहीं ये दिखाएंगे कि इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। परंतु वाकई में इस इकोनॉमी को आगे ले जाने वाले जो लोग हैं वो आज ऐसे ही सर्वाइव कर रहे हैं। नौकरियों के अवसर कम होने का एक दूसरा कारण ये भी है, भर्ती एजेंसियां हैं जो निरंतर परीक्षाएं भी करवा रही हैं, निरंतर वैकेंसीज भी निकाल रही हैं, लेकिन उनकी कुछ त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाएं इस बेरोजगारी के आलम को और बढ़ा देती हैं। जैसे एसएससी ने कोई पेपर करवाया, माना जाए कि उसने 15,000 रिक्तियां निकाली, 15,000 कैंडिडेट उसमें सफल हुए, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से या कोई किसी बर्थ मार्क या किसी भी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाया। अगर वो ज्वाइन नहीं कर पाया तो उसकी रिक्तियां अगली निकलने वाली वैकेंसी तक खाली रखी जाएंगी। अगर इसी प्रावधान में एसएससी एक वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान रखती तो जो कैंडिडेट्स
रिटर्न पास कर चुके थे, जिन्होंने इंटरव्यू क्लियर किया और जिन्हें नौकरी मिलनी थी, वो अगर किसी भी वजह से उस पद को ज्वाइन नहीं कर पाए तो उन्हें हटाकर उनकी जगह जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं, जो माइनर कोई बहुत आधे नंबर या 1 नंबर से रह जाते हैं, उन बच्चों को वहां रोजगार दे दिया जा सकता है। परंतु एसएससी की ये व्यवस्थाएं इसे भी करने में कामयाब नहीं रही। बेरोजगार युवा हर हद तक परेशान है, परिश्रम कर रहा है। कोचिंग सेंटर के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, आने जाने के किराए के लिए भी पैसे चाहिए। जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे उन्हें compete करना होता है, और हर साल करीब 15 से 20 जो भी रिक्तियां निकाली जाती हैं उनके लिए मोटी फीस देकर उसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। लंबे समय तक परीक्षाएं नहीं हुई और हर आने वाले एग्जाम के लिए आलम इस हद तक बिगड़ चुका है कि एक पीएचडी होल्डर कैंडिडेट किसी पियोन के पद के लिए या जो गिनी चुनी रिक्तियां निकलती हैं, कहीं चपरासी के लिए या कहीं 3rd ग्रेड वैकेंसीज निकलती हैं, उन वैकेंसीज के लिए एक पीएचडी होल्डर कैंडिडेट को भी अप्लाई करना पड़ सकता है। आरआरबी भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी के साथ डी ग्रुप के लिए जो एग्जाम्स निकाले, उन एग्जाम्स में वो कैंडिडेट जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए अप्लाई कर रहा है वो ग्रेजुएट है किसी ना किसी सब्जेक्ट में। ग्रेजुएशन होने के बावजूद भी उन्होंने डी ग्रुप के लिए भी अप्लाई किया। जैसा कि मैंने अभी बताया, पीएचडी होल्डर भी चपरासी के पद के लिए आवेदन करने को मजबूर है। ये बेरोजगारी वाकई में किसी एक इंसान या किसी एक प्रावधान से नहीं फैली, इसके पीछे कई सारे कारण थे जो कि हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किए। और इसका सबसे बड़ा कारण है करप्शन। पैसे का लेन देन करके या भाई भतीजावाद के तहत लोगों को नौकरियां दे दी जाती हैं, परंतु वो इंसान जो सफल हो सकता था या वाकई में उस पद के लिए लायक था, या तो क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे या फिर उसके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं था जो किसी रिलेटिव पोजीशन के लिए उसके चाचा, उसके मामा या फिर उसके किसी पारिवारिक रिश्तेदार का कोई जैक लगा के उस नौकरी को हासिल कर सके। तो मैं आज के युवा से ये अपील करूंगा कि इस भ्रष्टाचार को तोड़ने के लिए आप ट्विटर हैंडल पे जो नई पहल कर रहे हैं, ट्विटर हैंडल के अलावा अभी रिसेंट जो अपन ने देखा जो दंगे फसाद हुए, मैं कहता हूं कि छात्र अपराधी नहीं है, परंतु हमें इस भ्रष्टाचार का तोड़ कुछ अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। मैं लोगों से ये भी कहूंगा कि ये जो बार बार छलावे की भर्तियां निकाली जाती हैं कि किसी एक भर्ती बोर्ड ने 3500 पद के लिए वैकेंसी निकाली, 1000 रुपए उसके एप्लीकेशन फॉर्म के होते हैं, इन 3500 भर्ती के लिए कई करोड़ और कई बार कुछ लाख आवेदन कर दिए जाते हैं। आप सोचें और विचार करें कि 3500 पद के लिए कुछ लाख आवेदन तो भले ही ठीक थे, लेकिन करोड़ों आवेदन कर दिए जाएं, ये बात आपको कहां तक हजम होती है? या आप इस बात का अनुमान लगाएं कि दिया जाने वाला रजिस्ट्रेशन फीस उस भर्ती बोर्ड की कितनी मोटी कमाई का कारण बन सकता है या सोर्स बन सकता है। तो ऐसी छलावेपूर्ण जो भर्तियां निकाली जाएं, जहां कुछ 180 पद, कुछ 200 पद या कुछ 1000 या कुछ 10,000 20,000 पदों के लिए जो भर्तियां निकले, उनके लिए हो सके जहां तक जो लायक कैंडिडेट हैं, जिन्हें लगता है कि हम ये पेपर निकाल सकते हैं, वो आवेदन बिल्कुल करें, अदरवाइज आवेदन ना करें, जिससे एक तो लायक कैंडिडेट को नौकरी मिलने के अवसर बढ़ेंगे, उसके अलावा भर्ती बोर्ड की जो मोटी कमाई हो रही है, इस कमाई को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। और जब कहते हैं कि ठोकर लगती है तो आदमी जरूर सुधरता है, ये एक बहुत बड़ी ठोकर होगी और इस ठोकर की वजह से कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड को अपनी गलतियों का एहसास होगा, जिससे कि निकट भविष्य में वो कुछ सुधार करने के प्रयास अवश्य करेंगे। धन्यवाद।